अच्छा, ऐसे कि ये 40 मिनट्स की क्लास होगी, क्योंकि जूम पे 40 मिनट्स अलाउ होते हैं। उसके बाद अगर ये ख़त्म होती है तो फिर दोबारा कंटिन्यू कर लेंगे। ओके जी। अच्छा जी, अब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में, जो क्योंकि अब सिलेक्टिव स्टडी का टाइम है, ज़्यादा टाइम ही नहीं है, और जिन्होंने ऑलरेडी कंप्लीट कोर्स किया हुआ है मेरे इनोवेटिव सीएसएस एकेडमी से, या कोई और मेरा बैच अटेंड किया हुआ है, उनको भी मैं यही गाइड करूंगा कि ये दिन जो है ये सिलेक्टिव स्टडी के अगर आप रिवीजन करें तो बस सिलेक्टिव पोर्शन की करें, बजाय इसके कि आप सारा कानून पढ़ते रहें। एक तो चीज़ आपको पहले थोड़ी सी बता दूं कि चैप्टर 3 जो है सेक्शन 9 से स्टार्ट हो रहा है। अब सेक्शन 9, ये मेरी जो स्लाइड्स आई ये कुछ बेसिक चीज़ों पे बनी हुई हैं, आप इसको अपने तौर पे बाद में कर सकते हैं, लेकिन अभी क्लास में पढ़ाना इनका इतना ज़रूरी नहीं है। एक तो ये जो स्लाइड्स हैं ये आपसे शेयर कर दी जाएंगी। इन स्लाइड्स में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये जो आप कह लें कि जहाँ पे बताया गया होगा स्लाइड 3 है जी, जिसमें बताया गया कि टोटल स्केड्यूल्स कितने हैं, चैप्टर कितने हैं और टोटल सेक्शंस कितने हैं। यहाँ से एक आधा एमसीक्यूज लाजमी लगता है। दूसरी बात है कि ये जो ऑर्डिनेंस 2001 है, ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में इन्फोर्समेंट इसकी कब हुई तो जो कि 1 जुलाई 2002 है। यहाँ से ये आपने 4 पॉइंट्स जो है ये पिक करने हैं, या आप बेशक अपने साथ साथ नोट्स बनाते जाएं। फिर उसके बाद ये फोर्थ वन स्लाइड इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद ये स्केड्यूल्स हैं, ये सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन यहाँ से एमसीक्यूज आता है कि कौन सा स्केड्यूल किस चीज़ को डील करता है। इस पूरे टेबल को आपने रट्टा लगाना है, और इन स्केड्यूल्स को, जो आपका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की सॉफ्ट कॉपी है, इसको आपने ओपन करके देखना भी है कि ये क्या चीज़ है। स्केड्यूल को स्टडी करने का तरीका भी आपको आना चाहिए। इन स्केड्यूल्स को आपने रटा लगा लेना है, यहाँ से एमसीक्यूज लगता है। प्लस अब दूसरी बात आ जाती है आगे सेक्शन 9 की। साथ साथ मैं आपको यहाँ से इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो है उसकी भी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, ताकि वो भी साथ साथ हम डिस्कस कर सकें जी। अब देखें, आपको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की अगर तो पिक्चर नज़र आ रही है, देन इट्स ओके। अच्छा, अब आपने सेक्शन 9 जो है ये टैक्सेबल इनकम है। देखिए, यहाँ से इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की बेसिस है, यहाँ से एमसीक्यूज लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सेक्शन 9, 10 और 11। 10 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि सेक्शन 9 और 11 इंपॉर्टेंट है। 9 आपको बताता है कि टैक्सेबल इनकम होगी क्या। वहां पे उसने एक ऐसी बात किया जो कि नीचे आके क्लियर होती है। मेरी स्लाइड्स में इसका प्रॉपरली मैंने फार्मूला दे दिया, आपको ये स्लाइड्स मिल जाएंगी। आज इंशाल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप भी बन जाएगा सेकंड टाइम तक, उसमें ये मटेरियल भी शेयर हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात है, 5 हेड्स ऑफ इनकम क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका मस्ट एमसीक्यूज आता है। तो ये आपको रटे हुए होने चाहिए। 5 हेड्स ऑफ इनकम क्या है, फिर आपको इनकी रेंजेस याद होनी चाहिए कि इनकम फ्रॉम सैलरी है तो उसके सेक्शंस की रेंज क्या है। सेक्शन 12 किस चीज को डील करता है, 13 किसको करता है, 14 किसको करता है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है तो उसकी रेंज के कौन कौन से सेक्शंस हैं, 15 है, 16 है। इसी तरह इनकम फ्रॉम बिजनेस है तो उसके कौन कौन से हैं। ये इसी तरह जैसे कि आप देखें, आपके सामने ये एक लिस्ट शो हो रही है जिसमें 5 हेड्स ऑफ इनकम है। देखिए, ड्यूरिंग कोर्स आप जो कोई कंसेप्ट ना समझ आए उससे रिलेटेड प्लीज अभी क्वेरी करें, ताकि टाइम है तो 40 मिनट्स हैं, जस्ट किसी का वेस्ट ना हो टाइम प्लीज। रिकॉर्डिंग लेक्चर जस्ट जो है उनको शेयर होंगे जो हमारे पेड स्टूडेंट्स होंगे सेक्शंस के। अच्छा जी, आगे देखें आप, 5 हेड्स ऑफ इनकम है। अब इन 5 हेड्स ऑफ इनकम के यहाँ से मोस्टली एमसीक्यूज यही से लगने हैं। अब जो इनकम फ्रॉम सैलरी का सेक्शन 12 है, उसकी बेसिक जो चीजें हैं, जो सेक्शन 12 है, आगे जाके इसको थोड़ा सा डिस्कस भी मैं जनरली कर लेता हूँ। इसका आपको पता होना चाहिए। अब जो इस इनकम फ्रॉम सैलरी में चीजें कौन कौन सी आती हैं, इसकी लिस्ट आप प्रिपेयर कर। इसकी लिस्ट से मस्ट 2 से 3 एमसीक्यूज लगते हैं, इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है इस दफा भी। फिर दूसरी बात है, आपने सेकंड शेड्यूल को ओपन कर लेना है। जब आप इनकम फ्रॉम सैलरी को स्टडी करें
बाकी हेड्स में काम चल सकता है, लेकिन इनकम फ्रॉम सैलरी के ऊपर आपने सेकंड स्केड्यूल को कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करना। मेडिकल अलाउंस कितना एग्जेम्प्ट है, या कोई और अलाउंस कितना एग्जेम्प्ट है, या सैलरी किसकी किस हिसाब से एग्जेम्पशन है, पेंशन क्यों एग्जेम्पशन है, एनुटी अगर एग्जेम्प्टेड है, प्रोविडेंट फंड एग्जेम्प्टेड है, ये सारी बातें सेकंड स्केड्यूल में लिखी हुई हैं। आपने उसका फर्स्ट पार्ट, जो सेकंड स्केड्यूल का फर्स्ट पार्ट है, वो मस्ट करना है, चाहे आप उसमें घंटा लगे 10 मिनट लगे, वो आपने करना ही करना है। पेपर आपको जनरली बता दूं, 2 बैच में पेपर है। एक बैच का पेपर इंतहाई इजी होगा और एक का कंसेप्चुअल होगा। जो पेपर कंसेप्चुअल होगा वो एटलीस्ट वो कर पाएंगे जिन्होंने इस एक्ट को पढ़ा होगा। जिन्होंने एक्ट नहीं पढ़ना, जस्ट एमसीक्यूज, वो कहना है कि ठीक है जी, हम बस कोई हमें चीज मिल जाए और हम एक शॉर्टकट लगा लें, वो भी जो इजी पेपर पास तो कर जाएंगे, लेकिन उनका आगे जाके इंटरव्यू के टाइम पे मेरिट में डिस्टर्ब हो जाएंगे वो। तो मेरी आपको सजेशन ये है कि मैं आपको, क्योंकि अब सिलेक्टिव सेक्शन बताऊंगा, इन पे आप कंप्रोमाइज ना करें किसी को। अच्छा, सेकंड शेड्यूल हो गया, जब आपने इनकम फ्रॉम सैलरी करना है। उसके बाद आगे जी, तो ये सेक्शन 11 में जस्ट हेड्स ऑफ इनकम आपको पता होने चाहिए कौन से। यहाँ पे इसने फिर एक सब सेक्शन 11, सेक्शन 11 का सब सेक्शन 5 और 6 आपने देख देने। यहाँ पे एक आदि वो फॉरेन सोर्स इनकम की बात करता है। इसके ऊपर एक कभी कभी कोई एक आधा एमसीक्यूज आ जाता है, इतने ज्यादा भी नहीं। फिर परक्विजिट्स एक वर्ड है, इसको आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, परक्विजिट्स जो वर्ड है, इसकी बेसिक जो एक कंसेप्ट है अकाउंटिंग के हवाले से, कॉमर्स के हवाले से, गूगल में सर्च करके इसको आप एक्यूरेट याद रखें। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर एमसीक्यूज आए, लेकिन आप इसको एक रिस्क एरिया है, इसको क्लियर कर लीजिएगा प्लीज। तो ये सेक्शन 12 का आपने इसी तरह ये कंप्लीट जो लिस्ट डाउन है, ये एक प्रिपेयर करनी है आपने खुद। वैल्यू ऑफ परक्विजिट है जी, यहाँ पे एक फेयर मार्केट वैल्यू की ये बात करेगा, उसको आपने पॉइंट आउट करना है। वैल्यू ऑफ परक्विजिट के हवाले से फेयर मार्केट वैल्यू, कुछ बेनिफिट्स की वो बात करेगा, वो आपने लाजमी यहाँ से पिक आउट करनी है। और इसमें कोई इतनी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पे आप आगे जाके कंप्रोमाइज कर सकते हैं। ये पूरा सेक्शन स्टडी करने की कोई इतनी खास जरूरत नहीं है, इस पे आप टाइम ना वेस्ट करें। एम्प्लॉय शेयर स्कीम है जी, सेक्शन 14। जो सेक्शन 13 है, इससे रिलेटेड कुछ कंसेप्टल चीजें जो इंपॉर्टेंट है, वो आप पावर पॉइंट की स्लाइड से कर लीजिएगा वहां पे, क्योंकि क्लियर कट बहुत आसानी से बनी हुई है कि सेक्शन 13 का सब सेक्शन की ये बात है, सब सेक्शन 1 की बात है, 2 की ये बात है, 3 सब सेक्शन 3 की ये बात है। तो थोड़ा सा टाइम उस पर लगा लीजिएगा। सब सेक्शन 14 है जी, इसका आपने जनरली जस्ट जो कहते हैं ना कि आपने एक कंसेप्ट गेन करना है, एम्प्लॉय शेयर स्कीम होती क्या है, इसकी डेफिनेशन बिल्कुल इसके आखिरी सब सेक्शन पे दी हुई है, सब सेक्शन 6 में है। इसको आप लगे यहाँ से कंफर्म एमसीक्यूज होता है, बाकी इसको आप छोड़ सकते हैं। इस तरह जी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। अब जब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की बात आती है ना, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कोई प्रॉपर्टी का लेन देन, ये लेन देन, ये बेसिकली इनकम फ्रॉम रेंट ऑफ प्रॉपर्टी है। इसको आप इस तरह मेमोराइज रखने। फिर यहाँ पे रेंट की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। और उसके बाद आप मेरी स्लाइड्स जब ओपन करेंगे, प्लीज होल्ड ऑन कीजिएगा 1 मिनट। अच्छा, हम बात कर रहे थे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की। एक तो यहाँ से जो एमसीक्यूज एक्सपेक्टेड है वो रेंट की डेफिनेशन के ऊपर है। फिर इसका सबसेक्शन 3 है, जहाँ पे वो बात करता है कि कौन सी चीज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स जानी है। यहाँ से दो चीजें सिर्फ इंपॉर्टेंट हैं, एक रेंट की डेफिनेशन, दूसरा कौन सी इनकम, रेंटल इनकम आएगी या कौन सी प्रॉपर्टी का लेन देन जब होगा तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगी। फिर यहाँ पे एक वो बात करता है फेयर मार्केट रेंट की। ये 3 चीजें यहाँ पे नोट कर लें, यहाँ से 3 चीजें एक्सपेक्टेड है एमसीक्यूज के वाले से जस्ट।
बाकी मेरी जो स्लाइड्स हैं उनमें ये इसके सारे सब सेक्शन डिस्कस किए हुए हैं। तो ये पहले जो इसके इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के हेड्स ऑफ इनकम 5 हैं, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एटलीस्ट मैं समझता हूँ कि आपके 15 to 20 एमसीक्यूज लगने हैं। जो इनके बेसिक बेसिक सेक्शंस हैं, कंसेप्ट में भी इतना नहीं जाते। इसी तरह आप आगे जी, ये डिडक्शंस इन कंप्यूटिंग इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसको आपने करना है। सेक्शन 15A में से आपने एक बेशक अपनी एक नोट बनाते लिस्ट बना लीजिएगा कि कौन कौन सी डिडक्शन जो है वो अलाउ है जब आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं किया जा सकता। जो हमारी पावर पॉइंट की स्लाइड्स हैं वहाँ पे ये बड़ी डिटेल में चीज़ें डिस्कस्ड हैं। और इसमें से पहले भी जो आपको इतना थोड़ा सा इसमें हिंट दे देता हूँ कि इसकी जो क्लासेस हैं सेक्शन 15A की ABCDE, इसी तरह FGHIJ, और ये इसका सब सेक्शन 1 जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी आप इसको अगर ना भी टाइम हो तो इस पर कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है। एक इसका सब सेक्शन 5 है जी, वो इम्पोर्टेंट है फर्दर इसके वाले से। सब सेक्शन 5 एंड 6 इसमें इम्पोर्टेंट है, इनको आपने उसी तरह मेमोराइज कर लेना। सेक्शन 16 पे आप कंप्रोमाइज कर सकते हैं, इसको छोड़ा जा सकता है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं। सेक्शन 17 है नहीं जी। उसके बाद इनकम फ्रॉम बिजनेस आपकी आ जाती है जी। इनकम फ्रॉम बिजनेस में जो सेक्शन 18 है, इसको बेसिक जो चीज़ है ये आपने इसका कंसेप्ट गेन करना है कि इनकम फ्रॉम बिजनेस में इन्होंने चीज़ें कौन कौन सी शामिल की है। इसकी ये क्लासेस हैं ABC। ये जो मेरी स्लाइड्स हैं इसके सब सेक्शन 4 हैं, ये सिंपल से हैं। मेरी सब जो स्लाइड्स हैं उनमें ये बड़ी इजीली इनकी इंटरप्रिटेशन हुई हुई है। आपने ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ओपन करना है, साथ ही स्लाइड ओपन कर लेनी है और इनको आपने गो थ्रू कर लेना है। स्पेकुलेशन बिजनेस, यहाँ से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लगता है वो एक एग्जांपल किसी बिजनेस की दे देगा और वो पूछेगा कि बताएं ये इनकम फ्रॉम बिजनेस है या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। अगर पेपर मुश्किल हुआ, अगर इजी हुआ तो वो इस सेक्शन 18 की डेप्थ में नहीं इतना जाएगा। कोई इसका सब सेक्शन एक 3 है, स्केड्यूल बैंक्स का जो बिजनेस है उस हवाले से, इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। यहाँ से एमसीक्यूज एक्सपेक्टेड होता है और इसका एक सब सेक्शन 2 है, ये यहाँ से एक आधा एमसीक्यूज एक्सपेक्टेड है इस दफा। तो आप इनको देख लीजिएगा। प्लस इसका डिफरेंस जो है स्पेकुलेशन बिजनेस का और इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉर्मल बिजनेस का, वो आपने देखना है। फिर एक और चीज़ है कि स्पेकुलेशन बिजनेस एक सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है, उसके अंदर प्रॉफिट, उसके एक्सपेंसेस, वो सारी चीज़ें सेपरेट से कंप्यूट होती हैं। जबकि इनकम फ्रॉम बिजनेस जो नॉर्मल आपका बिजनेस होता है उसमें सेपरेट आपका, आप कह लें हेड ऑफ इनकम होता है। तो यहाँ पे हमारे, हम कहते तो ऐसे ही हैं कि ये 5 हेड्स ऑफ इनकम है, लेकिन इस जो कंसेप्ट है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का उस हवाले से देखें तो ये 6 बन जाते हैं, क्योंकि इनकम फ्रॉम बिजनेस में फर्दर 2 हेड्स बनते हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस दूसरा बनता है स्पेकुलेशन बिजनेस का। तो इस चीज़ में ज़्यादा कंफ्यूजन है, लेकिन जो स्पेकुलेशन बिजनेस की डेफिनेशन है इसके ऊपर एमसीक्यूज एक्सपेक्टेड है, तो इस चीज़ को आप कर लें। सेक्शन 20, अब ये इनकम फ्रॉम बिजनेस का पोर्शन है। सेक्शन 20, 21 ये वो चीज़ें हैं कि जो आप जब इनकम फ्रॉम बिजनेस को कंप्यूट करेंगे तो उस दौरान आपको कौन कौन सी डिडक्शंस अलाउड हैं और कौन सी चीज़ें नहीं है। अब एमसीक्यूज जो है वो समटाइम तो इसका बिल्कुल इजी से लग जाता है। जो सेक्शन 21 की ये सब क्लासेस ABC हैं, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। और अगर इसके ऊपर ऐसा ना भी लगे वो, तो फिर वो जनरली पूछ लेता है कि ये डिडक्शन अलाउड है कि नहीं।
तो अगर आपने इनको पॉइंट्स अपने नोट्स बनाए हुए होंगे तो ये चीज़ें आपको याद रहेंगी। या फिर ये है कि मेरी इनकम ये जो पावर पॉइंट की स्लाइड्स हैं वहाँ पे ये कंसेप्ट आपका बिल्कुल इजीली आप इसकी इंटरप्रेट कर सकते हैं, इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। इसके अलावा इस इन दो कंसेप्ट को कि कौन सी डिडक्शन अलाउड है कौन सी नहीं है, इनको मेमोराइज करना मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ से एक आधा एमसीक्यू जो मैंने आपको जनरली बता दिया, वो एक एग्जांपल दे देता है कि ये वाली डिडक्शन अलाउड है इनकम फ्रॉम बिजनेस में या नहीं। तो इन चीज़ों को आपको फिगर टिप्स करते हैं। ये उस सिनेरियो में बता रहा हूँ अगर पेपर सेकंड बैच में या फर्स्ट बैच में एक बैच का मुश्किल पेपर होता है, उस बैच में वो ऐसी जो एग्जामिनर है वो आपको कंफ्यूज कर सकता है इस चीज़ पे। तो इसका बेहतर टिप्स यही है, सीधा सीधा जो पेपर एमसीक्यूज आएगा वो तो ये सेक्शन 21 से एक्सपेक्टेड है। लेकिन अगर वो कंसेप्चुअल दे तो वो एक चीज़ का नाम ले लेगा प्रैक्टिकली, बताएं कि ये डिडक्शन अलाउड है या नहीं। उसका यही तरीका है कि आप इसके नोट्स बना के इनको फिगर टिप्स पे करते हैं। ये बड़ी आसान सी चीज़ें हैं, इनकी आपने टेंशन नहीं लेनी। ये जो सेक्शन 21 है इसके लिए आप पावर पॉइंट की स्लाइड्स देखेंगे तो बिल्कुल ही इंतहाई आसान उसमें ना इंटरप्रिटेशन उसकी की गई है। और अगर किसी की इस हवाले से सेक्शन 21 के ऊपर किसी की कोई भी क्वेरी हो तो वो किसी बात भी इस सेक्शन की स्नैप ले, ग्रुप जो व्हाट्सएप बन जाएगा उसमें आप शेयर करें। मैं जैसे ही इजी हुआ वॉइस मैसेज में आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। डेप्रिसिएशन का बेसिक जो कंसेप्ट है वो आपको आना चाहिए। फिर आपने एक स्केड्यूल है उसमें डेप्रिसिएशन के रेट्स, बस यहाँ से दो एमसीक्यूज एक्सपेक्टेड हैं, इनको आप इस तरह मेमोराइज कर लें। रिटर्न डाउन वैल्यू का एक कंसेप्ट है, ये आप जनरली भी कर सकते हैं, गूगलाइज कर लें। अदरवाइज यहाँ पे जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड है उनके लिए मसला नहीं है, यहाँ से भी रिटर्न डाउन वैल्यू के ऊपर कि ये क्या चीज़ होती है इसके ऊपर भी एक एमसीक्यू एक्सपेक्टेड है। फिर यहाँ से जो मेन एमसीक्यूज एक्सपेक्टेड है वो है कि आपके डेप्रिसिएबल एसेट्स क्या हैं और कौन कौन से एसेट्स आपके, जो जिस तरह आपको पता है कि मूवेबल और इमूवेबल एसेट्स या प्रॉपर्टीज होती हैं उनके हवाले से। फिर दूसरी बात है कि टैक्स डेप्रिसिएशन और अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन में डिफरेंस क्या है। टैक्स डेप्रिसिएशन का एक चीज़ आप मेमोराइज रखें, इसकी डेफिनेशन में भी ऑर्डिनेंस पूरे में ना हो। टैक्स डेप्रिसिएशन वो डेप्रिसिएशन है जो कि आपने किसी एसेट के ऊपर चार्ज की हो या कैलकुलेट की हो ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, या आप कह लें कि अकॉर्डिंगली द शेड्यूल, जो भी डेप्रिसिएशन का शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंगली अगर आपने इसको किया। अब जैसे कि आप को ये ज़बानी याद होना चाहिए कि डेप्रिसिएशन के हवाले से जो है वो कौन सा शेड्यूल है तो आपका जो थर्ड शेड्यूल है ये डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन के हवाले से। इसी तरह दूसरी साइड पे आपको सेल टैक्स का भी ये टेबल मेमोराइज होना चाहिए स्केड्यूल्स का। यहाँ तक किसी की कोई क्वेरी हो जी, डेप्रिसिएशन तक कोई जनरल क्वेरी करना चाहता हो तो कोई क्वेरी हो जी प्लीज किसी को। 2 मिनट की जस्ट ब्रेक लेते हैं, इसमें आप चीज़ों को थोड़ा सा राइट डाउन करना चाहते हैं कर लें, कोई क्वेरी करना चाहता है क्वेरी कर लें प्लीज।
जी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अच्छा जी। हाँ जी, समरा सुलेमान, आपका जो क्वेश्चन है ये मैं उनके लिए रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल होगा जो आप कह लें कि इस नए ग्रुप में पेड स्टूडेंट्स हैं। हाँ वुल साहब, जी ठीक है जी। आई विल ट्राई, लेकिन मैं अभी आपसे कोई कमिटमेंट नहीं करता। अच्छा स्टूडेंट्स, हम आगे इसके बाद डिस्कस कर रहे थे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पे। डेप्रिसिएशन, यहाँ से आपको मैं चीज़ें नोट करवा रहा था। डेप्रिसिएबल एसेट्स जो है, इसके ऊपर एक डेफिनेशन जो है, इसकी कंडीशंस हैं। यहाँ पे एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, इम्पॉर्टेंट है, इसको आप देख लें। स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट क्या होती है, इसकी डेफिनेशन आपने करनी है। ये सब सेक्शन 15 है जी, ऑफ सेक्शन 22 है। अच्छा, दूसरी बात है ये, जैसे कि सेक्शन आप कह लें 22 है, तो इसका आपको मस्ट जो है ना मेमोराइज होना चाहिए कि डेप्रिसिएशन का सेक्शन कौन सा है, कौन सा सेक्शन किस चीज को डील करता है। ये एक आपने टेबल बना लेना है। इनिशियल अलाउंस की जो बेसिक डेफिनेशन है, जस्ट ये इनफ है। एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट, डेप्रिसिएबल एसेट, एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट्स, इनमें जो डिफरेंस है ये आपने मेमोराइज करना है। यहाँ से एमसीक्यूज एक्सपेक्टेड है। इनिशियल अलाउंस किस चीज के ऊपर अलाउ है, आप थर्ड शेड्यूल के सेकंड पार्ट में जाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इनिशियल अलाउंस कौन सी चीज़ के ऊपर अलाउ है, ये आप थर्ड शेड्यूल के सेकंड पार्ट में जाएंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। 23B इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं। इंटेंजिबल्स, ये डेप्रिसिएशन के ऑपोजिट चीज़ है। इंटेंजिबल्स और डेप्रिसिएशन जो आप यानी कि अमोर्टाइजेशन, सॉरी, अमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन का जो डिफरेंस है और किस बेस पे डिफरेंस है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। आप इंटेंजिबल जो चीज़ें होती हैं, इसका कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। गूगल आप कर सकते हैं आसानी से। इसका ये फार्मूला है, इसको जनरली एक दफ़ा देख लीजिएगा। इसी तरह डेप्रिसिएशन का भी फार्मूला है, उसको भी जनरली देख लीजिएगा। यहाँ से एक आधा एमसीक्यूज अगर पेपर उसने मुश्किल बनाया तो वो अमोर्टाइजेशन को टच कर सकता है। ये इसने सब सेक्शन 11 में जी इंटेंजिबल्स की डेफिनेशन इसने दे दी है। ये आप यहाँ पे इन चीज़ों को पॉइंट आउट कर लीजिएगा। वो पूछ सकता है कि ये इंटेंजिबल चीज़ है, कोई भी नाम दे देगा, या वो पूछेगा कि ये आपके फिक्स एसेट्स हैं। तो प्री कमेंसमेंट, बाकी ये डिडक्शंस हैं। पहले उसने आपको सेक्शन 22 में डेप्रिसिएशन, फिर अमोर्टाइजेशन, इंटेंजिबल, फर्दर ये जो अब सेक्शन 25 से लेकर सेक्शन 31 तक हैं, इनका आपने जस्ट पहले तो ये करना है कि बेसिक पता हो कि ये प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। दूसरा, इनकी सेक्शन 25 से 31 तक आपको बस लिस्ट याद होनी चाहिए कि ये डिडक्शंस अलाउड हैं, इनके ऊपर डिडक्शंस आप बिजनेस से कर सकते हैं। बस इनका आपने इतना स्टडी करनी है, इनके ऊपर ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह जी आपके सेक्शन 31 तक ये हो गए। इनकी डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। ये पोर्शन आप बिल्कुल इसको यहाँ से इसको लाइट ले सकते हैं। फिर है जी मेथड ऑफ अकाउंटिंग। इसके ऊपर एक एमसीक्यूज एक्सपेक्टेड है, कैश बेसिस पे और अक्रूवल बेसिस पे। और फिर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के हवाले से आप देख लें, मैंने जो पावर पॉइंट्स की स्लाइड्स बनाई है वहाँ पे इसको मजीद इसका डाटा मिल जाएगा आपको। यहाँ से ऑर्डिनेंस से आप ना भी पढ़ना चाहें तो स्लाइड से इसको मस्ट कर लीजिएगा। ये दोनों मेथड के जो डिफरेंस है ये आपको मेमोराइज होना चाहिए। स्टॉक एंड ट्रेड है जी, इसका एक फार्मूला है, जस्ट ये आप इसको देख लें। अदरवाइज ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं।
अच्छा जी, क्लास सिर्फ 9 मिनट्स रह गई है। अगर क्लास एंड होगी तो उसके बाद हम 10 मिनट की मजीद क्लास चला लेंगे। प्लीज़ आप इसको दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा जैसे ही सेशन होगा। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो मोस्टली लोग समझते हैं कि ये एमसीक्यूज आउट ऑफ पेपर आए हैं। इसका आप नोट कर लें। ये जो सेक्शन अभी हम डिस्कस कर रहे थे 35 का, सेक्शन 35 का सब सेक्शन जो 7 है, इसमें उसने एब्जॉर्प्शन कॉस्ट मेथड, एवरेज कॉस्ट मेथड, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, प्राइम कॉस्ट, स्टॉक इन ट्रेड, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, इनकी जो बेसिक आपने जिसको जिनका अकाउंटिंग या कॉमर्स बैकग्राउंड है उनको मे भी इनका आइडिया हो, लेकिन जिनका नहीं है उन्होंने इसको लाजमी क्लियर करना है। यहाँ से 2 से 3 अगर पेपर वो कंसेप्चुअल बनाता है तो वहाँ से 2 से 3 एमसीक्यू वो देने के चांसेस हैं। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स का जस्ट एक आपने ये देखना है कि इसकी कंडीशन यहाँ पे बताई गई है। मेरी पावर पॉइंट स्लाइड में कंडीशन बड़ी हाईलाइट करके मैं मेंशन की हुई है। तो वो कहते हैं कि जो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो एक फाइनेंशियल ईयर से के अंदर अंदर ना क्लियर हो सकते हैं वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, या जिनकी ड्यूरेशन जो है वो मोर देन 6 मंथ्स हो। ये इसकी कंडीशंस है। ये जस्ट आपने मेमोराइज करना है। इसका सबसेक्शन 3 में उसने मेंशन किया है, उसकी डेफिनेशन उसने बता दी। बाकी इसकी परसेंटेज जो है वो आप इसकी कैलकुलेशन में ना भी जाएं तो कोई इसमें ज़रूरी नहीं है। कैपिटल गेन जी, सबसे पहले कैपिटल गेन की जब बात आएगी तो लास्ट दिनों में ग्रुप में एक क्वेश्चन भी एक आया हुआ था कि एक बंदे ने गाड़ी कोई पर्सनल है उसको यूज किया और अगले साल उसको बेच दिया, तो वहां से उसने 2 लाख रुपए अर्न किया। अब कैपिटल गेन की जो डेफिनेशन है, सबसे पहले आपने देखना है कि कैपिटल एसेट्स आपके कौन से, ये हम देखते हैं। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा इस कंसेप्ट के बारे में बता देता हूँ। इसका सब सेक्शन 5 है जी, जिसमें उसने इसके कैपिटल एसेट्स के बारे में बताया हुआ है। तो इसको आप यहाँ से देखेंगे, सब सेक्शन ए है, बड़ी लिस्ट क्लियर लिखी हुई है। यहाँ इसका सबसेक्शन 2 है जी, एनी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू विच द पर्सन इज एंटाइटल्ड टू आर डेप्रिसिएशन डिडक्शंस अंडर सेक्शन 22 एंड अमोर्टाइजेशन डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। अब ये जो सेक्शन 22 और 24 है, ये सारे डील करते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस के साथ। तो जो आपकी पर्सनल व्हीकल होगी वो क्योंकि आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस नहीं है, तो वो आपके कैपिटल एसेट्स में नहीं आएगी, ऐसी व्हीकल जो आप पर्सनल लाइफ के लिए यूज कर रहे हैं। व्हीकल आपकी मूवेबल एसेट होती है, जबकि कैपिटल गेन जो है वो आपका सारा इसका जो टेबल दिया गया है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से दिया गया। जनरली आपका कंसेप्ट बता देता हूँ कि जब भी कोई एसेट आप खरीद के अगले साल उसको बेचते हैं, तो जो आप उसको बेचने के ऊपर ज़्यादा पैसे मिलते हैं और उसकी जो परचेजिंग कॉस्ट और सेल प्राइस के दरमियान डिफरेंस है वो आपका कैपिटल गेन है। और कैपिटल एसेट को बेचने के ऊपर, अब कैपिटल एसेट की डेफिनेशन को आपने बिल्कुल क्लियर कट मेमोराइज रखना है। एक इसका आपको पता होना चाहिए कि सेक्शन 37 जो है वो कैपिटल गेन को डील करता है। सबसे पहले ये चीज़ आपको मेमोराइज होनी चाहिए। इसकी ड्यूरेशन है ये यहाँ पे एक टेबुलेट फॉर्म में दी हुई है कि अगर आप होल्डिंग पीरियड है वो एक्सीड करता है 4 ईयर से, मतलब एक प्रॉपर्टी है वो आपने अभी खरीदी है और फिर आप 4 साल के बाद उसको फाइनेंशियल ईयर 4 फाइनेंशियल ईयर्स के बाद उसको आप सेल आउट करते हैं, तो फिर आपके उसका कैपिटल गेन जो है वो जीरो है। यानी कि उसका टैक्स जीरो नहीं। पहले इसमें दो चीज़ें कैपिटल गेन में की कैलकुलेशन में जो मोस्टली लोग कंफ्यूज होते हैं, इसमें डबल कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। सबसे पहले आपने बेस वैल्यू यानी कि अमाउंट निकालनी होती है जिसके ऊपर आपने टैक्स कैलकुलेट करना होता है। तो इसमें सबसे पहले उसने ये टेबल दिया, वो कहता है कि आपने चीज़ बेच दी
और गेन आपने कैसे निकालना है। गेन ऐसे निकालना है, जो ए है, यहाँ पे उसने ए को डिफाइन भी किया हुआ है, जो कंसिडरेशन आपने रिसीव की है, डिस्पोजल की है जो, उसके ऊपर जो आपका ए मीन जितने की चीज आपने सेल आउट की है, उसके ऊपर आपने अब इसका ये थोड़ा सा फार्मूला देख लीजिएगा। पहले सबसे पहले आप इसका गेन कैलकुलेट करते हैं कि भाई ये मैंने चीज बिकी है, इसका गेन कितना है, फिर उसके ऊपर आगे टैक्स अप्लाई होता है। तो इस चीज को थोड़ा सा, इसका फार्मूला जो है ये ए, यहाँ से ये इसका फार्मूला है जी, ए माइनस बी। तो इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। बाकी कैपिटल गेन के ऊपर वो जस्ट ये जो टेबल की कंडीशन है, इसके ऊपर वो पूछ सकता है आपसे एमसीक्यूज। इसमें फर्दर इतनी कोई ज्यादा डेप्थ में मेरा नहीं ख्याल कि वो जाएगा। कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज जो है 37A, इसको आप स्किप कर सकते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि इस पर टाइम लगाया जाए। यहाँ पे एक चीज सिक्योरिटी, जनरली आपको जस्ट इसका बेसिक कंसेप्ट आप देख लीजिएगा। कैपिटल गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज, सेक्शन 38 है जी, इसको आप स्किप कर सकते हैं। 39 इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का एक तो आपको मैंने बताया था कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम बिजनेस और इनकम फ्रॉम सैलरी, इन चीज़ों को जब तीनों, इन मेन तीन चीज़ों को जब स्टडी करें, तो आपने कंपैरिजन ये करना है कि कौन सी चीज़ें उनमें शामिल हैं और कौन सी चीज़ें इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में शामिल हैं। अब जैसे कि आपकी पेंशन और जो एन्युटी है, वो आपकी एन्युटी और पेंशन वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में शामिल है। तो इसकी कोई लॉजिक नहीं है। एक लॉ ने चीजें लिख दी हैं तो इसने इसको आपने एज इट इज मेमोराइज करना है, इसका कोई कंसेप्ट नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज थोड़ी सी अपना हिंट दे देता हूँ। मेरा जो एक्सपीरियंस है, वो नॉलेज ये कहता है कि भाई जो चीज टैक्सेबल थी सैलरी में से, वो इनकम फ्रॉम सैलरी कह दी गई। जो चीज वहां पे उन्होंने पहले टैक्स हो चुकी है और आपको आफ्टर रिटायरमेंट चीजें मिल रही हैं, जबकि आप उसको अर्न नहीं कर रहे, उसके अगेंस्ट को सर्विसेज नहीं दे रहे, एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे, आपकी एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गई है और अब आपको पैसे मिल रहे हैं, तो वो कोई आपका यानी कि सैलरी भी नहीं बनती, वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बनती है। तो इस वजह से ये लॉ में ऐसे पेंशन और एन्युटी को इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डाला गया। फिर ग्राउंड रेंट का यहाँ पे वर्ड है। भाई देखिए, एक प्रॉपर्टी है, एक बिल्डिंग है, वो रेंट पे आपने दे दी, उसका तो आप जो रेंट आ रहा है वो बिल्डिंग का, वो आपकी रेंटल इनकम है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। लेकिन जो उसके साथ अटैच्ड ग्राउंड है, जो जिसको पार्किंग आप कह लें या एक सेपरेट ग्राउंड है, उसके ऊपर भी आप रेंट अगर आप रिसीव कर रहे हैं, तो वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आपने रटा लगाना है, इन चीज़ों को मेमोराइज कर लीजिएगा। ये जो क्लासेस हैं, जो लिस्ट दी गई है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की, यहाँ से एमसीक्यूज आते हैं और ये आपने मस्ट मेमोराइज करने हैं। अगर पेपर उसने मुश्किल दिया तो यहाँ से वो लाजमी लेगा, अगर उसने इजी बनाया तो वो सिर्फ इतना पूछ लेगा कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का सेक्शन कौन सा है। तो क्लास ऑलमोस्ट अब एंड होने वाली है, लेकिन उसके बाद 10 मिनट मजीद मैं क्लास लगाऊंगा, तो आप दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं इसको प्लीज़। 5 एक मिनट आपको वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि ये जो इसकी रिकॉर्डिंग है उसको वो कन्वर्ट करता है। तो इस सेक्शन में कोई और चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यही आपने मेमोराइज करना है।